Hello friends, this is SP Singh and welcome to SP Sir Classes. Dear friend, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से संबंधित 100 प्रश्नों का कलेक्शन। 100 क्वेश्चंस हम लोग संविधान के आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए होगा एंड यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहता है किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जब वे संविधान के आत्मा की बात आती है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो आपके दिमाग में फटाक से सिर्फ एक ही शब्द आता है और वो है हमारा प्रस्तावना। ठीक है, किस भाग को? तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है, और ताकि आप लोग बेहतर तरीके से आपका रिवीजन हो सके और समझते भी चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है हमारा, वह देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? 44वां, 52वां, 62वां या फिर 68वां संविधान संशोधन। देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है ये पहला हमारा मौलिक अधिकार में था। किसमें? पहले ये हमारा मौलिक अधिकार में सम्मिलित था, संपत्ति का अधिकार, और पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। लेकिन जब 1978 में संविधान में 44वां संशोधन हुआ, तब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। पहले 7 थे क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन इसको 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ओके, बात समझ में आई? संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन आपका 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सा? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ओके, अगर दोहरी नागरिकता की बात आती है तो हम चले जाएंगे अमेरिका के साथ में। ठीक है, जो अमेरिका है वो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, हमारा भारत जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सुपर फास्ट। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? वेरी सिंपल एंड आसान क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनने में, निर्माण में कुल लगने वाला जो समय था हमारा वह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। इतना लगभग 3 साल लग गए थे हमारे भारतीय संविधान को बनने में। इसीलिए तो कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। समय इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमारे भारत का नाम भारत और इंडिया दोनों ही है। क्या? भारत और इंडिया दोनों ही है, जिसपे आजकल खूब चर्चा हो रही है। इंडिया नहीं रखेंगे, भारत ही कहेंगे, है ना। तरह तरह की बातें हैं, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है। ओके, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया दोनों ही नाम उल्लिखित हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत फास्ट रिवीजन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी डियर फ्रेंड, वह हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह हमारा राइट हो जाएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान आपका दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट क्या हो जाएगा? राइट रहेगा इसमें आपका देहरादून। ठीक है, भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित है।
कहाँ से? देहरादून से प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? अगर संरक्षित की बात आ जाएगी तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वह कहाँ संरक्षण में है? वह आपकी संसद भवन में संरक्षण में है। ठीक है, कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग है, चतुर्थ है, द्वितीय है या फिर नौवां भाग है? डियर फ्रेंड, इसमें आपका चतुर्थ भाग है। कौन सा भाग है? चतुर्थ भाग है। ठीक है, तो हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये संविधान के चतुर्थ भाग में इनका उल्लेख किया गया है और ये जो है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ओके, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तीन बातें आपकी क्लियर होती हैं। पहली बात, जो संविधान का भाग चौथा भाग है वहां नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तीसरी बात, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? वह आपका भाग 20 है। ओके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहां से आई? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह आपकी कहां से आई? साउथ अफ्रीका से आई। कहां से आई? साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। बात क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? वह आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ओके, 74वां जो हमारा संविधान संशोधन है वह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वह आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ओके, और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आप तक पहुंचता रहेगा। क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी थे, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक रजवाड़ों जो कि देशी रियासतें थी उनके भारत में विलय के लिए जो उत्तरदायी थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन, यानी कि नए राज्य का गठन करना हो या फिर कोई आपकी सीमा है, क्षेत्र है कोई, ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह किसको है? तो ये जो सब अधिकार है वो संसद को है। संसद जो है नए राज्य का गठन कर सकता है, सीमा में जो है कि परिवर्तन कर सकता है, ये सारा अधिकार हमारे संसद को है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? वेरी सिंपल, सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? यह आपका 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका 26 नवंबर है इसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देखिए, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका ये है कि विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने पर जो है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है। किसके माध्यम से? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है?
प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? कौन दे सकता है? ये जो है आपका राष्ट्रपति दे सकता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं हमारे, वह आपके अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बात क्लियर हुई? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसमें आपके 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7 प्रदान किए गए थे, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में 6 हैं। 7वां जो अधिकार था हमारा, वह संपत्ति का अधिकार था, जिसको बाद में हटा करके विधिक रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, और अगर यहाँ पे थे पूछ ले तो 7 और हैं पूछ ले तो 6। बात क्लियर हुई? है हमारा प्रेजेंट को जो है दर्शाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सबसे बड़ी बात, जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? डियर फ्रेंड, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? वह कौन सा है? तो वह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ऐसा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने का काम करता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह आपका भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। ठीक है। और अभी हमने पीछे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला था जिसमें हमने बताया था कि ये तो भाग 4 हो गया, ठीक है, भाग की बात हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे अनुच्छेद से रिलेटेड बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और भाग 4 है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने की थी? वो समिति हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी। किस समिति ने? स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी सिंपल, आसान सरल क्वेश्चन कहता है तो यह आपका पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको शामिल करने का जो विचार है वह रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से। ये हमारे संविधान के स्रोत कहलाते हैं। जो हम बता रहे हैं कि कौन जो है कहाँ से लिया गया है, ये हमारे संविधान के सोर्स हैं, स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे पहले हमने शुरुआत में ही ये बात बताई थी, वो हमारा प्यारा भारत है। भारत का जो संविधान है जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसके साथ में हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है यह आपकी सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें निहित है? देखिए, जस्ट मोमेंट प्लीज।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर भी कहा जाता है, यह आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है। भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो 53(1) है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो इस संविधान के अकॉर्डिंग स्वयं या फिर जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा वो करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वह भी राष्ट्रपति ही होता है। बात क्लियर होती है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसा कि अब हमने अभी पीछे बात कही थी कार्यपालिका शक्ति की, तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वह हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। ओके, संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो हमारा अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 324 में संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें जो संशोधन है आपका वह आज तक मात्र एक बार हुआ है। कितनी बार? एक बार किया गया है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में, मान लीजिए राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति है, उसमें राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है? तो अगर राज्यसभा के सभापति नहीं हैं, वो एब्सेंट हैं, तो राज्यसभा के कार्य का संचालन उपसभापति करेंगे। कौन करेंगे? उपसभापति करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है यह हमारा 44वें संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, बात क्लियर होती है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय पर इसमें कितने अनुच्छेद थे? उस समय पर इसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। और इसमें जो है भाग कितने थे? 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द इसमें राइट वन। ओके, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? जस्ट मैंने अभी आपको बताया, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई थी? तो ये आपकी जो हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो मतदान करने की, जो वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे पहले जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम होती थी वह वोट नहीं दे सकता था। लेकिन जो हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 18 वर्ष तक के जो वयस्क हैं वो वोट अपना डाल सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व
महत्व किसके लिए है? जो नीति निषेधक तत्व हैं इनका महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। ठीक है, और नीति निषेधक तत्व मैंने जैसा कि आपको बताया था ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निषेधक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और राज्य के लिए इनका बड़ा ही महत्व होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? देखिए, जो हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये जो तीनों सेनाएं होती हैं इनका अध्यक्ष कौन होता है? इनका अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है इनका अध्यक्ष? राष्ट्रपति हमारा प्रेसिडेंट होता है। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे। अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में संविधान में प्यारे दोस्तों 25 भाग हैं। कितने हैं? वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं और जब ये लागू हुआ था तब इसमें 22 भाग थे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसमें 3 भाग बढ़ गए हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? वह आपके जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने संविधान सभा को एक मूर्त रूप प्रदान किया था। ऑप्शन डी आप यहाँ पे लॉक कर देंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? देखिए, एक एक करके समझते चलिए। जो हमारी संसदीय पद्धति है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, ये इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। साथ में लिखते चलिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी संघीय प्रकृति है, जो संघीय प्रणाली है, ये हमारी कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से। जो मूल अधिकार हैं हमारे, ये USA से लिए गए हैं। और जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, ये भी हमारे USA से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो विशेष व्यवस्था है वह संसदीय प्रणाली है जो कि इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन इसीलिए हमारा 43 में ए राइट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आपको समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? प्रेजेंट टाइम में संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं और बढ़ करके 12 हो गई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 45 कहता है संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन है जो किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, बढ़ा सकता है? किसके पास ये पावर है? राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, राज्य व्यवस्था या फिर क्षेत्रीय परिषद? डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका संसद है, संसद के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर भारत की जनता में? तो आपने इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ा होगा, आपको आइडिया लग गया होगा। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। कहाँ? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वह किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आई बात समझ में? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी थे, राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है ये एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में, कब? पूरी बात समझिए, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में, और इतना ही नहीं 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये हमारा पहला राज्य भी बना। कौन? आंध्र प्रदेश। ओके, ऑप्शन 20 में आप लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सुपर 50 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं, 100 तक पहुंचना है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संसद में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? जस्ट मोमेंट प्लीज। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है, हमने इसको संसद पढ़ दिया, सॉरी फॉर दैट। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो वह आपका अनुच्छेद 11 है, ठीक है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। किसको है? संसद को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन कहाँ है? मौलिक अधिकार जो है वो आपके भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन हमें भाग 4 में देखने को मिलता है। भाग पूछे 4, आर्टिकल पूछे 12 से 35, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं कितने? 6 हैं। ओके, इतना तो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में जरूर जानना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह आपका अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? इनका सोर्स क्या है? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल 24 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेदों में? कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी जो रहेगा वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात जो भारत है वह राज्यों का संघ है। किसमें? अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है कि जो हमारा भारत है, जो घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात जो भारत है वह राज्यों का संघ है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? कौन सा अंग है? तो वह आपका नीति निर्देशक तत्व ही हैं जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया जिसमें हमने आपको बताया जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, हमारे प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ भेजता है? लोकसभा में। तो सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजेगा। हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है ना? तो ये जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये M.N. राय के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? M.N. राय के द्वारा किया गया था।
संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन है वो M.N. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह आपका कनाडा जो है किसकी प्रेरणा पर? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है, कनाडा से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। जो लोकसभा है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हमारा सदन होता है, लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में पूछ रहा है? तो वो अनुच्छेद जो है आपका वह 81 भी है और अनुच्छेद 331 भी है, यानी कि 81 और 331 दोनों ही हैं जिनमें लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। जब यहाँ पे दोनों राइट हो जाते हैं तो फिर हम उपयुक्त दोनों के साथ में चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? देखिए, संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो हमारा लोकसभा है, ठीक है। और संसद का उच्च सदन अगर पूछे, संसद का उच्च सदन पूछे क्या मतलब आप याद रखिएगा, उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन किसको कहा जाता है? निम्न सदन हमारा लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? किसने कहा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, ठीक है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, 2 सदन हमारे कौन कौन हो गए? लोकसभा और राज्यसभा, है ना। किसकी बात हो रही है? 2 सदनों की बात हो रही है। राष्ट्रपति तो हैं ही, राष्ट्रपति के साथ 2 सदन हमारी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? तो आप सभी को पता है, ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। ओके, किसके द्वारा? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत एक है, क्या है? भारत जो है वह आपका राज्यों का संघ है। सिंपल सी बात है, साधारण सा क्वेश्चन है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत कैसा संघ है? भारत हमारा राज्यों का संघ है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स? देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राज्यसभा के नाम से भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है। सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यह आपका कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 72 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना, यानी कि वो सदन का सदस्य नहीं है, हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है? यानी कि सदस्य नहीं है, क्या सदस्य नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो अध्यक्ष बन करके काम कर सकता है, तो वह आपका भारत का उपराष्ट्रपति है, ठीक है। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप जो है वो राइट हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का, ठीक है। भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे
अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो जो राज्यसभा की बैठकें होती हैं उनका सभापति कौन होता है? उनका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है डियर फ्रेंड, वह आपकी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? ये आपके भाग 21 में है। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, है ना, लेकिन उसमें ये ऑप्शन में था। देखिए, तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसका? संघ और क्षेत्र भाग 1 में, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें नागरिकता की, देखिए संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र हैं उनका वर्णन तो भाग 1 में हो गया, ठीक है। नागरिकता की बात करें तो ये आपका जो है वो भाग 2 में आ जाता है। वहीं पर अगर मूल अधिकार की बात करें तो ये आपके भाग 3 में आ जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आपके भाग 4 में आ जाते हैं। 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं जिनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसमें इन्होंने जो है अमेरिका से ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर जो 78 का डी है वह हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। पहले क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं लेकिन इसमें और हमारा रिवीजन हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वह आपका कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वह हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से हमें प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में बात किसकी हो रही है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वह कहाँ के, विश्व के किस संविधान से लिया गया है? वह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी इज द राइट वन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह आपकी बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में प्रस्तुत की थी। बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये संकल्पना हमारी फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। किसके? फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यसभा में राज्यों का भी होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। भारत में कलेक्टर का पद, कलेक्टर जिसमें जो है IAS वगैरह आते हैं, तो भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहाँ से उधार लिया था? ये इन्होंने इंग्लैंड से लिया था। कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से उधार लिया था। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। कहाँ वर्णित हैं? ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? वह आपकी न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उनको संरक्षण प्रदान करने का काम न्यायपालिका करती है। ठीक है, बात क्लियर होती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यह संसद को है। किसको है? संसद को है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर आपकी जो नागरिकता है वो ख़त्म कर दी जाएगी? तो अगर आप लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहते हैं तो आपकी जो नागरिकता है वह समाप्त कर दी जाएगी। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यह राष्ट्रपति को है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वह आपका 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो इसमें आपके जो उद्देश्य प्रस्ताव हैं वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किए गए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को जो है 64वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 64वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। ओके, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपसे कहना चाहेंगे क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एंड लाइक शेयर कमेंट आप जरूर कीजिएगा। विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब हमारा जो कानून है उसकी नज़र में सब समान है, सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। तो उसके समान समानता का जो अधिकार है वो हमारा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संसद के नाम से। ठीक है, और आपका जो UPSSC पैट 2023 का एग्जाम है इसकी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।